दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और उसकी नई कहानी है शेर खान एंड बेट्टा मुगलम मैन ईटर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। अब ये नई कहानी कंटिन्यू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि ब्रिटिश थे और रिटायर्ड थे। वो अधिकारी जिन्हें बोला जाता है कलेक्टर, वो जंगल में आए और उन्होंने खरीदी 300 एकड़ जमीन। सेलम जिले के जो पहाड़ी ढाल हैं गोथेरायन रेंजेस में, ये जमीन वहां पर थी। उस जमीन में इन्होंने एक बहुत शानदार बंगलो बनाया। ये बंगलो पत्थर से बनाया था एक छोटे किले के रूप में। ये इंसान जंगलों से बहुत प्यार करता था और जंगल की सफाई के लिए इसने एक फौज लगा दी थी लेबरर्स की, और ये सफाई करवा रहे थे लैंटाना की, जो उस टाइम पर दक्षिण भारत के जंगलों को घेरने की तैयारी कर रही थी। तब से जो लैंटाना बढ़नी शुरू हुई, आज कंडीशन ये है, भारत के अधिकांश जंगलों में लैंटाना का राज है। इसने कब्जा किया हुआ है, नाश कर रही है जंगलों का। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जिसमें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, लगे रहते हैं लैंटाना उन्मूलन के लिए। कई लोगों ने लैंटाना की झाड़ियों के ऊपर जहर का भी छिड़काव करने की सोची, लेकिन ये चीज दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचा देती है। और ये लैंटाना इतनी ढीठ होती है, इतनी जटिल होती है कि एक सफेद रंग का कीड़ा होता है जो कि इसमें लग जाता है और इसके तने को काला कर देता है। लैंटाना मर जाती है, लेकिन लैंटाना अपना इतना जहर उस कीड़े के अंदर छोड़ देती है कि कुछ दिन बाद कीड़ा ही मर जाता है और दूसरी लैंटाना ग्रो कर जाती है। तो इस तरह से ये ढीठ विजयी हो जाता है। हर परिस्थिति में अपने हर दुश्मन के ऊपर पड़ जाता है भारी। जंगल में आग लग जाती है, लैंटाना जल जाती है, लेकिन जब बारिश आती है लैंटाना वापस उगाती है जहां पड़ी हुई थी खुद लैंटाना की ही राख। लैंटाना में बहुत सारी बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां भी है। इसकी पत्तियों का जूस अगर आप अपनी स्किन पे लगाओगे तो आयोडीन का काम करता है, और खास बात यह कि आयोडीन जलता है, लैंटाना की पत्तियां जलती नहीं है। अब लैंटाना को छोड़ते हैं, वापस कलेक्टर साहब के पास आते हैं। उन्होंने जो अपने 300 एकड़ का साम्राज्य बनाया था, उसका नाम उन्होंने रखा था बेट्टा मुगलम स्टेट, क्योंकि पास के टाउन का नाम बेट्टा मुगलम था। और जो छोटा सा किला उन्होंने बनाया था या बंगलो बनाया था, उसका नाम रखा था जंगली कैसल। अब क्योंकि उन्होंने 300 एकड़ के इलाके से लैंटाना का सर्वनाश कर दिया था, तो वापस जंगल अपने स्वरूप में आ रहा था। छोटी छोटी घास जिसे लैंटाना पनपने नहीं देती थी, अब पनप रही थी, फूल खिल रहे थे, और उन घास और फूलों के लिए आने लगे डियर, बाइसन, वाइल्ड बोर, और इनके लिए आने लगे पैंथर और टाइगर। यानी कि जंगल अपने असली स्वरूप में आ चुका था, और असली स्वरूप यानी कि स्वर्ग। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वो कलेक्टर साहब की मौत हो गई, और बाद में जंगली कैसल को खरीदा एक एंग्लो इंडियन परिवार ने। इन्हें जंगल से शायद उतना प्यार नहीं था, और उस तरीके से उस जंगल को, जंगली कैसल को, बेट्टा मुगलम स्टेट को वो मेंटेन नहीं कर पाए। अब फिर से उस इलाके में लैंटाना उगने लगी, और लैंटाना उगने लगी तो धीरे धीरे डियर कम होने लगे, बाइसन कम होने लगे, लेकिन जो कार्निवोरस वहां पे आ चुके थे वो कम नहीं हुए। वो वहीं रहने लगे, और अब वो भूखे रहते थे। अब वो एंग्लो इंडियन भी मर गए। अब उनका कोई भी वारिस उसकी देखभाल करने नहीं आया। धीरे धीरे जंगली कैसल खंडहर बनता गया। अब गांव वाले रात को बैलगाड़ी लेके आते थे, दरवाजे की चौखट उखाड़ लेते थे, ग्रेनाइट के पत्थर उखाड़ लेते थे, दीवारें गिरा देते थे। वो पत्थर उनकी खुद की हट बनाने के लिए काम में आता था। अब इस टाइम तक इंडियन बाइसन गायब हो चुके थे, डियर भी यहां से गायब हो चुके थे, और जब भूखे कार्निवोरस को कुछ नहीं मिला, वो भी उसी तरफ चले गए जहां डियर गए थे। केवल रह गए तो जंगल फाउल, क्योंकि लैंटाना की झाड़ियां उनके लिए परफेक्ट जगह है अपना घोंसला बनाने के लिए। कभी कभी यहां से कोई आवारा घूमता हुआ टाइगर
या पैंथर निकल जाता था, कभी रुकता था, कभी भूले भटके उसे कोई डियर मिल जाता था यहाँ पे, तो अपना उपवास तोड़ देता था। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इरिटेटेड होता था और बहुत ज्यादा गुस्से में होता था, क्योंकि वो भूखा होता था। अब यहाँ से करीब 4 मील की दूरी पर एक गांव था, अय्यूर, और यहाँ पर एक 25 साल का युवक रहता था जिसका कि नाम था गरुप्पा। गरुप्पा की शादी काफी लेट हुई थी उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, क्योंकि वहां पर लड़कों की शादी 25 साल में नहीं, 17-18 साल की उम्र में हो जाती थी, और लड़कियों की 13 से 14 साल की उम्र में। उसकी शादी देरी से इसलिए हुई थी कि वो बहुत गरीब था और उसके पिताजी भी बहुत गरीब थे, और कोई भी लड़की का बाप अपनी लड़की का हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में नहीं देना चाहता था जो खुद भी गरीब है और जिसके पिता के पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं है। लेकिन एक लड़की उसे मिल गई। बताया जाता है कि वो लड़की कान से सुन नहीं सकती थी और एक पैर से लंगड़ाती भी थी, और यही वजह थी कि उस लड़की को कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गरुअप्पा को ही पसंद कर लिया। अब एक दूसरी परेशानी आ गई। गरुअप्पा के पिता ने अपना जो झोपड़ा था वो बेच दिया था। अब गरुअप्पा के पास कोई मकान नहीं था, और भारत में जब दुल्हन विदा होती है तो उसे लेके आते हैं अपने घर। तो गरुअप्पा ने डिसाइड किया कि मैं जल्दी से अपना घर बनाता हूं, और उसे नजर आया जंगली कैसल, जहां पर अभी भी पत्थर बाकी थे। अच्छे अच्छे पत्थर तो पहले ही निकाल लिए गए थे, लेकिन फिर भी इतने पत्थर थे कि गरुअप्पा अपना मकान बना सके। अब चांदनी रात आई। गांव के मुखिया से गरुअप्पा ने बैलगाड़ी उधार मांगी। बदले में वो अपनी सेवाएं देता जब फसल काटने का टाइम आता। गांव के मुखिया ने अपनी बैलगाड़ी दे दी। अब अगर कोई चश्मदीद गवाह ना हो तो अपराध करना सबसे बढ़िया होता है। तो गरुअप्पा अकेला ही चल पड़ा पत्थर निकालने के लिए। अपना दोपहर का भोजन अपने साथ बांध लिया था, और उसकी प्लानिंग थी कि सूरज ढलते ढलते वो वापस आ जाएगा। अब गरुप्पा अकेले आ तो गया था, लेकिन उसे मालूम चल गया था कि अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है। एक छोटी सी कुदाली लेके गरुप्पा आया था। उसी से पत्थर उखाड़ना, निकालना और फिर बैलगाड़ी में लोड करना बहुत मुश्किल काम था। अब गरुप्पा ने सोचा था कि वो सुबह जाएगा, शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन भारी भारी पत्थर उठाने पड़ रहे थे। एक जगह से लेके बैलगाड़ी तक जाना पड़ रहा था, बीच बीच में आराम करना पड़ रहा था। देखते ही देखते सूरज डूब गया। अब नाइट जार बोलना शुरू हो गया था। गरुप्पा एक ही दिन में सारा काम कंप्लीट कर लेना चाहता था, क्योंकि वो मुखिया से बैलगाड़ी उधार लेके आया था और उसके बदले उसे बेगारी भी करनी थी, यानी बिना वेतन के दिहाड़ी। लेकिन गरुप्पा ने सोचा कि आज तो ये काम हो नहीं पाएगा, तो आज जितना हो गया उतने पत्थर लेके मैं जाता हूं। कल मैं किसी और की बैलगाड़ी उधार ले लूंगा, फिर आऊंगा। अब उसने एक बात से बैलों को पीटा और चलने को बोला। बैल बड़े अनमने मन से चल पड़े कि पता नहीं ये कौन आदमी है, हमारा मालिक तो है नहीं, हमें हाँक रहा है, और पूरे दिन से हम खड़े थे, ना इसने कुछ चारा खिलाया, ना ही पानी के लिए पूछा। गरुप्पा बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि बैलगाड़ी में पत्थर लदे हुए थे। गरुप्पा मन ही मन अपनी शादी के सपनों में खोया हुआ था कि अब मेरा मकान बन जाएगा, शादी में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। और इसलिए जो पीछे से आवाज आई वो सुन नहीं पाया, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। एक टाइगर जो कि बहुत भूखा था, इंतजार कर रहा था, दूर से आते हुए देख रहा था बैलों को और गरुप्पा को। अब वो टाइगर भूखा क्यों था, इसका कारण नहीं मालूम। या तो वो बीमार होगा, या फिर उसे कोई घाव होगा, जिसकी वजह से वो नेचुरल शिकार कर नहीं पा रहा था, और भूख के मारे बुरा हाल था, क्योंकि इसके पहले उसने कभी किसी आदमी को मारा नहीं था, ना ही ऐसी कोई खबर थी कि उस इलाके में कोई मैन ईटर घूम रहा है। अब बैल अजीब से परेशान हुए। उन्होंने अपना सिर भी झुकाया, क्योंकि पास में लैंटाना की झाड़ी थी, और शायद उस लैंटाना की झाड़ी के अंदर ही टाइगर बैठा था, और यहीं से उसने छलांग लगाई होगी। क्योंकि अगले दिन जब केनेथ एंडरसन आए, पुलिस भी आई, फॉरेस्ट वाले भी आए, तो अभी भी टाइगर के वजन की वजह से लैंटाना की झाड़ियां झुकी हुई थी।
शायद गरुअप्पा को मालूम नहीं चला होगा जब तक उसने ये रियलाइज नहीं किया होगा कि उसे टाइगर खींच के ले जा रहा है। और शायद उसके बाद वो जोर से चिल्लाया होगा और उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के बैल तेजी के साथ भागे। पीछे पीछे थी लदी हुई बैलगाड़ी। बैल बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाए क्योंकि आगे एक मोड़ था। पत्थरों से भरी हुई बैलगाड़ी पलट गई और बैल और बैलगाड़ी गड्ढे में चले गए। लेकिन कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। यहां भी चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी के साथ बैल नीचे चले गए थे और वो आजाद हो गए और उन्हें जरा सी भी चोट नहीं आई। और उसके बाद वो सीधा पहुंचे अपने घर। अब जो अयूर गांव था, जहां का गरुप्पा रहने वाला था, जहां के ये बैल थे, उसके पास में ही वहां पर एक फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का स्कूल है। उसमें ऑफिशियल्स काम कर रहे थे और कुछ बच्चे जो कि पास आउट हो चुके थे वो भी वहां पर थे। यहाँ पर एक रेंज ऑफिसर और कुछ ऑफिसर्स की पोस्टिंग है जो कि रहते भी यहीं पे हैं। वो आसपास की नर्सरी की देखभाल और इंस्पेक्शन करते हैं। अब मुखिया ने रेंजर को आगाह किया कि बैल अकेले आ गए हैं, साथ में बैलगाड़ी नहीं है। पक्का किसी हाथी ने हमला कर दिया होगा। अब उस मुखिया ने कहा, हो ना हो ये गरुप्पा की गलती है, वही मुझसे उधार मांग के ले गया था मेरी बैलगाड़ी। रेंज ऑफिसर ने सर्च करने की परमिशन दे दी। आधा गांव पीछे पीछे चला। अब जब गांव वालों से बोला गया कि जंगल में हाथी के पीछे जाना है तो सिर्फ 4 या 5 लोग ही तैयार हुए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि अंधेरा हो गया है, ये काम सुबह करना चाहिए, क्योंकि हाथी के सामने तो कोई दिन के उजाले में भी आना पसंद नहीं करता। अब मुखिया तो रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात अपनी बैलगाड़ी के बारे में सोचता रहा और ये सोचता रहा कि उसने गरुप्पा को अपनी बैलगाड़ी उधार दी ही क्यों। अगले दिन सर्च पार्टी ढूंढने के लिए निकली बैलगाड़ी को। ज्यादा दूर गए नहीं थे कि बैलगाड़ी एक खाई में या गड्ढे में पड़ी हुई मिल गई। लेकिन वहां पर गरुप्पा का नामो निशान नहीं था। अब जो निशान थे उससे देखा गया कि बैल छलांग मारते हुए भाग रहे थे। ऐसा क्या कारण था कि इतनी जोर जोर से बैल भाग रहे थे कि बैलगाड़ी गिर गई गड्ढे में। अब गांव वाले मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़े ये देखने के लिए कि क्या हाथी था या कोई और कारण था। और उस भुरभुरी नरम मिट्टी ने सारी कहानी बयान कर दी। अब टाइगर के पगमार्क थे मिट्टी में, खून के निशान थे और घसीटे जाने के भी निशान थे। इसका मतलब टाइगर ने विक्टिम को ठीक से पकड़ा नहीं था। उसके शरीर का हिस्सा जमीन में घिसटते हुए चल रहा था। अब सारे लोग बुरी तरह से घबरा गए थे क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे हाथी थे। लेकिन कोई भी हाथी इतने सारे लोगों के सामने आएगा नहीं। लेकिन मैन ईटर टाइगर वो तो कभी भी दोबारा आ जाएगा और किसी को भी पकड़ के वापस ले जाएगा, ऐसा सोचना था उन लोगों का। तब वो पूरी पार्टी अयूर गांव वापस लौट आई। उन्हें मालूम था कि गरुप्पा तो मर चुका है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर तो उस मरे हुए व्यक्ति को ढूंढने के लिए बाकी लोगों की जान खतरे में क्यों डाली जाए। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि किस्मत से मैं उस गांव के पास में ही था, सिवानी पल्ली में। ये जगह सिर्फ 50 मील की दूरी पर है बैंगलोर से और केनेथ एंडरसन की पसंदीदा जगह थी। यहां पर एक ब्लैक पैंथर की भी स्टोरी है, ब्लैक पैंथर ऑफ सिवानीपल्ली। वो दूसरी बुक में है। फॉरेस्ट गार्ड रेंजर से मिलने के लिए गया था किसी काम से। उसे वहां पर यह घटना मालूम चली। उसने आकर मुझे बताई। एक अभागा दूल्हा था जिसकी शादी होने वाली थी, उसे टाइगर ने मार दिया। एंडरसन ने फौरन एक टॉर्च उठाई, स्वेटर उठाया, कुछ सूखे बिस्किट रखे, थर्मस में चाय रखी कि क्या पता आने में लेट हो जाए, और ये फौरन निकल पड़े अयूर गांव की तरफ। डेंकनी कोटा की पुलिस में भी खबर दे दी गई थी क्योंकि जब केनेथ एंडरसन वहां पहुंचे थोड़ी ही देर में एक सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पे आ गया। साथ में था एक कांस्टेबल। तो अब फॉरेस्ट वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे, केनेथ एंडरसन भी थे, कुछ और लोग भी थे जो कि खड़े थे एक बबूल के पेड़ के नीचे, ठीक उसी जगह पे जहां से 24 घंटे पहले गरुप्पा को टाइगर ले गया था। अब सब इंस्पेक्टर जो कि एक ब्राह्मण था, उसने बोला कि हो ना हो ये जो जंगली कैसल से पत्थर लेके आ रहा था, वहां जो रिटायर्ड कलेक्टर जिसने घर बनाया था उसके सपनों का घर था और उसे तोड़ा जा रहा था, कहीं उसका शाप ना लगा हो। अब उस जगह को देखा गया। वहां जहां लैंटाना झुकी हुई थी वहां घसीटने के निशान थे, लेकिन रात को हवा चली थी तो निशान
कई जगह पे काफी कम हो गए थे। हम लोग थोड़ा ही आगे चले थे कि हमारी खोज रुक गई। वहां पर एक एरोप्लेन ट्री था जिसे गांव वाले ऐसा बोलते थे। अब इसके जो फल थे या जो फलियां थी वो कुछ ऐसी थी कि एक एरोप्लेन शेप में होती थी। अब इसकी जब फलियां या बीज गिरते थे हवा से बहुत दूर तक उड़ के चले जाते थे। इस पेड़ के नीचे घास थोड़ी हरी थी और भरी थी। वहां पे देखा तो एक इंसान का हाथ और उसकी उंगलियां पड़ी थी। अब हमें गरुप्पा मिल चुका था, जो भी उसका बचा हुआ था। चेस्ट के ऊपर का पार्ट अनटच्ड था। उसका एक हाथ ऊपर की तरफ था और कुछ उंगलियां मुंह के अंदर थी। आई सॉकेट खाली थे क्योंकि आई बॉल्स को काली चींटियों ने खा लिया था। फिर आई थी लाल चींटियां जिन्होंने चेहरे की स्किन को खा लिया था। और ये लाल चींटियां ही वो कारण थी कि जिसकी वजह से हाइना और जैकल इसके पास नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये लाल चींटियां क्या बला है। चेस्ट के नीचे का कोई भी हिस्सा बचा नहीं था। पूरा टाइगर ने खा लिया था और थोड़ा बहुत जो बच गया होगा वो दूसरे स्कैवेंजर्स ने खा लिया था। अब क्योंकि घना एरोप्लेन ट्री ऊपर था तो वल्चर्स को मालूम नहीं चला था कि यहां उनके लिए भोजन है। अगर उन्हें मालूम चल गया होता तो हमें जो कुछ भी देखने को मिला वो देखने को मिलता नहीं। बदबू चारों तरफ फैल रही थी। कुछ पक्षी इधर उधर की ब्रांचेस में बैठे थे, लेकिन लाल चींटियां थी कि उनके डर से कोई भी नीचे नहीं आ रहा था। अब टाइगर वापस इसमें आने वाला नहीं था क्योंकि बहुत ही कम हिस्सा बचा हुआ था और वो कम हिस्सा भी उसने क्यों छोड़ दिया था समझ नहीं आ रहा था। क्या पता ये लाल चींटियां ही उसका कारण हो। अब सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को बोला कि जो लाश का बचा हुआ हिस्सा है उसे वापस ले जाने का इंतजाम करो और एक स्टेटमेंट लिखा और मुझसे उसमें गवाह के रूप में साइन कराए। रेंज ऑफिसर ने कहा कि आप यहीं मेरे साथ रुक जाइए, लेकिन केनेथ एंडरसन को याद आया कि इनकी पॉकेट में ड्राई बिस्किट है और फिर इन्हें याद आया कि शिवानी पल्ली में इन्होंने कॉर्न मीट छोड़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं वापस ही जाऊंगा, क्योंकि इनके पास टॉर्च थी और बाकी के सारे टाइगर मैन ईटर नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं थी। तो दो ऑफिसर्स की मर्जी के खिलाफ मैंने पैदल चलना शुरू किया। मेरे चलते चलते भी उन्होंने पीछे से चिल्ला के कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप शिवानी पल्ली तक पहुंचोगे ही नहीं। अब जब एंडरसन चल पड़े तो वहां बबूल के पेड़ थे, लेंटाना की झाड़ियां थी और भी तरह तरह की झाड़ियां थी। जब और नीचे उतरे तो फिर बांस के झुरमुट लगे हुए थे। इतनी झाड़ियां थी कि जब वे अपनी टॉर्च की बीम मारते थे तो ऐसा लगता था एक पेंसिल मारी जा रही है। तभी अचानक अंदर से केनेथ एंडरसन को डर महसूस होने लगा, अंदरूनी डर। अब यह डर क्यों लग रहा था उसका कारण नहीं मालूम। ना तो इन्होंने कोई अलार्म कॉल सुनी थी, ना ही किसी का गुर्राना, ना ही कोई आंखें चमकती देखी थी, लेकिन अंदर से सिहरन आ रही थी। अब ये धीरे धीरे चलते जा रहे थे। एकदम सन्नाटा था। अगर कोई आवाज आ रही थी तो इनके रबर सोल वाले जूतों की हल्की हल्की सी आवाज, या कभी इनका पैर किसी पत्ते या टहनी पे पड़ जाता था तो उसके टूटने की आवाज आती थी। बीच बीच में एंडरसन अचानक से रुक जाते थे, एकदम से पलटते थे और इस उम्मीद के साथ या इस आशंका के साथ कि मैन ईटर की चमकती हुई आंखें दिखेंगी, वो मेरे ऊपर कूदने की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन जब ये मुड़ के देखते थे तो वहां ऐसा कुछ नहीं होता था। वहां तो कोई जुगनू भी चमकता हुआ नहीं दिखता था। एकदम सन्नाटा था, झिंगुर भी नहीं बोल रहा था। अब एंडरसन समझ गए थे कि ये अंदरूनी डर, ये सिहरन, ये अनजानी आशंका क्यों हो रही है। ये इसलिए हो रही थी कि एंडरसन को अकेलेपन का एहसास हो रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर कोई मुसीबत मेरे ऊपर आई तो ना तो कोई मदद करने आएगा और ना ही कोई सुनने वाला है। और ना तो चमकती हुई आंखें दिखी थी, ना गुर्राहट दिखी थी, ना ही स्मेल आई थी, ना ही अलार्म कॉल आई थी। लेकिन उसके बावजूद केनेथ एंडरसन इस बात के लिए श्योर थे कि यहां आसपास टाइगर है और ये उनकी अंतरात्मा बोल रही थी। अब एंडरसन बोलते हैं कि इंसान के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अपने आप हो जाती हैं, जिसे कि इंसान करता नहीं है। दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शंस आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं। अगर आप किसी गर्म चीज को छू लो
तो आप अपने हाथ को हटाते नहीं हो, अपने आप हट जाता है। अगर कोई चीज हाथ में चुभेगी, हाथ अपने आप हट जाता है। आपकी आंखों में तेज रोशनी डाली जाए, पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, आप नहीं करते। इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। अगर अचानक से कोई आदमी हाथी की चिंगाड़ सुनता है बगल से, या फिर टाइगर की रोर सुनता है पास से, तो या तो वो भाग जाता है अचानक, या फिर वो वहीं जड़वत खड़ा रह जाता है। उसको बोलते हैं सडन पैरालिसिस, थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस। उसके बाद फिर वो सोचने समझने लायक होता है, क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो एलिफेंट की ट्रम्पेट साउंड होती है, वो करीब करीब, अगर हाथी आपके बगल से बोल देगा या बगल की झाड़ी से बोल देगा, तो करीब करीब ऐसी ही होती है जैसे कि आपसे 1000 फीट की ऊंचाई से एक हवाई जहाज निकल जाए। और जो टाइगर की रोर की आवाज होती है, वो ऐसी होती है कि ट्रेन का इंजन आपके बगल से निकल जाए और हॉर्न बजा दे। अभी मेरे साथ कल ही हुआ है नाइट ड्राइव का वीडियो, जो मेरा दूसरा चैनल है विवेक अवस्थी व्लॉग्स। तो मैं रात को लौट रहा था और गाड़ी की विंडो में खोल के चलाता हूं ताकि आहट जंगल की सुनाई पड़े। अगर कोई हाथी की ट्रम्पेट साउंड आ रही है दूर से तो मुझे आइडिया लग जाए। बंद विंडो में मालूम चलता नहीं। और मैंने अपने वीडियो में बोला है कि अगर धूल आ रही है, ठंड लग रही है तो अलग बात है, विंडो बंद करके आप सेफ नहीं होते, ना तो टाइगर से ना हाथी से। कमेंट सेक्शन में उस वाले चैनल पे किसी ने पूछा है कि क्या टाइगर भी विंडो तोड़ देता है। विंडो तो कुछ भी नहीं है, मैं उसमें भी बोलूंगा, लेकिन बात आगे यहां भी बोल देता हूं। विंडो तो कुछ भी नहीं है, वो एक पंजे से आपका विंडशील्ड तोड़ सकता है जो कि मोटे कांच से बना हुआ है। तो विंडो खोल के चलाने से कम आप आने वाले खतरे से आगाह हो जाते हो। तो कल मेरे साथ ऐसा हुआ, एक घने जंगल से मैं जा रहा था, बगल की, बिल्कुल बगल की झाड़ी से एकदम से ऐसे लगा, जैसे आवाज आई जैसे हाथी जब झाड़ियों से निकल के सडन चार्ज करता है तो जो एक आवाज आती है, क्योंकि मैंने ऐसे चार्ज देखे हुए हैं, वो आवाज आई। मैंने मुड़ के देखने में अंधेरा था, मैंने सीधे एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। वो वीडियो अभी एडिट नहीं किया है, आज एडिट करूंगा तो मुझे मालूम चलेगा कि वो झाड़ी की आवाज रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है, वैसे आपको मेरा वो दूसरा चैनल मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप सब्सक्राइब कर लेना, विवेक अवस्थी व्लॉग्स। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ये बात इस स्टोरी में भी है कि कल 99% वो एलिफेंट चार्ज था मेरे ऊपर, लेकिन उसने ट्रम्पेट साउंड नहीं निकाली थी। साइलेंट अटैक था, क्योंकि इतनी तेज झाड़ी हिल सकती नहीं थी किसी भी वजह से, एकदम जैसे आंधी आ गई हो ऐसी, जबकि आंधी आई नहीं थी। इसमें एंडरसन भी बोल रहे हैं कि ये तब जब वो ट्रम्पेट साउंड निकाल दे या फिर टाइगर रोर कर दे अटैक के पहले, तब तो आप या तो भागोगे या आप पैरालाइज हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन तब क्या होगा जब वो बिना आवाज किए आपके ऊपर अटैक करेगा। अब एंडरसन बोलते हैं कि मेरा नॉलेज, मेरा जंगल का एक्सपीरियंस से बता रहा था कि यहां पर मैन ईटर है, और मेरे अंदर जो रिफ्लेक्सेस आ रही थी कि यहां से भागो। और एंडरसन जानते थे कि अगर मैंने भागना शुरू कर दिया तो इसी वक्त वो मैन ईटर मेरे ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि टाइगर आदी होता है अपने से डरती हुई चीजों के पीछे भागने का। उसको वो चीज अनयूजुअल लगती है कि कोई आदमी खड़े होके मेरा सामना कैसे कर रहा है। टाइगर को आदत होती है कि अपने शिकार के दिमाग पर और दिल पर डर पैदा कर दे, और उस डर पैदा करने के बाद वो अंदर से हारे हुए शिकार पर अटैक करता है, और इसलिए जीत उसकी ही होती है। अगर टाइगर से सामना करने की हिम्मत डियर में भी आ जाए, दोस्तों अब जो मैं बता रहा हूं ये स्टोरी का पार्ट नहीं है, कि अगर डियर भी टाइगर से सामना करने की हिम्मत जुटा ले तो 30% केसेस में डियर जीत जाएगा। और अगर आप डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लैनेट पे देखेंगे, कई बार सींग उसकी तरफ मोड़ के जब डियर अटैक करता है, चीता लेपर्ड तो भाग ही जाते हैं, टाइगर भी डर जाता है। और जनरली डिस्कवरी पे लायन के वीडियोस होते हैं, लेकिन वो भी आप देखोगे डरने लगते हैं। एक दो वीडियो तो मैंने देखे हैं, कुत्ते से भी लायन डर रहा है। गुजरात में भी डरने के हैं, लेकिन अफ्रीका में भी डर रहा है। अफ्रीका के जंगल में कुत्ता, छोटा सा पिल्ला अटैक कर रहा है और लायन उछल उछल के पीछे हट रहा है, क्योंकि उसे आदत नहीं है अटैक सहने की। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मेरे दूसरा चैनल जो है विवेक अवस्थी ब्लॉग्स, उसके शॉर्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट में एक सांड को टाइगर ने पकड़ा। सांड भी मजबूत था, टाइगर भी करीब करीब सांड के बराबर ही था, अच्छा मजबूत था, लेकिन वो पकड़े रहा, खींचने की कोशिश कर रहा था, और सांड ने झटका दिया और टाइगर की ग्रिप से छूट के भाग गया। अगर वही सांड
हिम्मत हार जाता, सरेंडर कर देता, तो टाइगर उसको ले जाता। अब वापस इस स्टोरी पे आते हैं। एंडरसन बोलते हैं कि मुझे मालूम था कि टाइगर कहीं छिपा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि मैं भागूं, और अगर मुझे बचना है तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, डट के खड़ा रहना पड़ेगा। अब टाइगर कहीं तो है, या तो आगे है या पीछे है, या तो बाएं है या दाएं है, लेकिन है। टाइगर हमला करने की घड़ी का इंतजार कर रहा है, और वो टाइगर हमला कर चुका होता अगर मेरे हाथ में टॉर्च ना होती। मैं इधर उधर जो टॉर्च घुमा रहा हूं, उससे उसकी हिम्मत टूट रही है। अगर मैं चाहता हूं कि टाइगर मेरे ऊपर अटैक कर दे तो मुझे कुछ नहीं करना, बस अपनी टॉर्च बुझानी है और भागना शुरू करना है। अगले ही पल हो जाएगा टाइगर का हमला। तो एंडरसन चलते रहे एक निश्चित स्पीड बना के। कभी टॉर्च पीछे मारते थे, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे। वो रास्ता, वो ट्रेल बहुत सकरा था। पूरी चौड़ाई 6 फीट की रही होगी और दोनों तरफ झाड़ियां थी। अब वो ट्रैक लेफ्ट को मुड़ा। सामने एक बड़ी सी चट्टान थी जो कि करीब 100 गज की दूरी पर थी। वो तिरछी स्लोपिंग रॉक थी और करीब 6 से 8 फीट ऊंची थी। अब क्योंकि उसमें स्लोप था, तो एंडरसन ने सोचा कि अगर मैं चाहूं तो इस पर चढ़ सकता हूं और ये बहुत ही अच्छी जगह होगी मैन ईटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, टेम्प्ट करने की। लेकिन एंडरसन ने सोचा कि उस रॉक पे चढ़ने के लिए दौड़ना पड़ेगा, और अगर मैं 100 गज की दूरी से दौड़ूंगा तो मैन ईटर दौड़ के मुझे पकड़ लेगा। वो वैसे ही बढ़ते रहे। जब 50 गज की दूरी आई तो एंडरसन ने सोचा, चांस लूं क्या। अब एंडरसन ने एक बार चेक किया कि उनकी राइफल कॉक्ड है कि नहीं। उसके बाद उस चट्टान की इमेज अपने मन में बनाई, उसका डिस्टेंस याद किया, उसके बाद अपनी टॉर्च बुझाई, तेजी से दौड़ पड़े उस चट्टान की तरफ। हालांकि दोस्तों, यहां पे मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने टॉर्च क्यों बुझाई। अगर वो सोच रहे थे कि टॉर्च बुझाने से मैन ईटर उनको नहीं देखेगा, तो वो गलत थे। मैन ईटर अंधेरे में बहुत अच्छे से देख सकता है, और टॉर्च बुझा के उनकी आइडेंटिटी तो ओपन हो ही रही थी, उल्टा टॉर्च बुझा के इनको नजर नहीं आ रहा था, इनके गिरने की संभावना थी। लेकिन जो भी उन्होंने सोचा हो, लिखा है तो वो मैंने पढ़ दिया। अब एंडरसन बोलते हैं कि अंधेरा बहुत ज्यादा था, टॉर्च बुझाने के बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उस चट्टान की लोकेशन और डिस्टेंस याद कर लिया था। अब टाइगर को कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि उसके शिकार ने वो कर दिया है जिसका वो इंतजार कर रहा था, यानी कि शिकार दौड़ पड़ा है। ये वो घड़ी थी कि जब तक एंडरसन का दिमाग ये सोच रहा था कि शायद मेरे दिमागी नसें मुझे पागल बना रही हैं, यहां कोई टाइगर वाइगर नहीं है, सिर्फ मुझे लग रहा है, उसी वक्त एक जबरदस्त जंगल कपा देने वाली दहाड़ आई टाइगर की। टाइगर ने अपना चार्ज कर दिया था, लेकिन एंडरसन जितना तेज भाग रहे थे उससे ज्यादा तेज भाग सकते नहीं थे। अब एंडरसन कुछ फीट दूर थे टाइगर से, तब तक ये चट्टान पे चढ़ गए, और जैसे ही चट्टान पे चढ़े, पीछे पलटे, राइफल घुमाई और टॉर्च का बटन दबा दिया। मैन ईटर भी उस चट्टान तक पहुंच चुका था और उछलने की तैयारी कर रहा था, तभी राइफल चल चुकी थी। अब जैसे ही राइफल चली थी, टाइगर ने पीछे की तरफ कलाबाजी खा ली थी। एंडरसन ने दूसरी बार ट्रिगर दबाया, दूसरा शॉट मारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। टाइगर बगल की तरफ छलांग लगा के चला गया, क्योंकि दूसरा शॉट मिस फायर हो गया था। टाइगर घास के अंदर से गुर्रा रहा था। एंडरसन ने वो कारतूस निकाला जो कि मिस फायर हो गया था। एंडरसन काफी डर चुके थे, और जो पहला शॉट उन्होंने मारा था उसकी गूंज जो सामने वाली पहाड़ी से आई थी, इन्होंने अच्छे तरीके से सुनी थी। अब टाइगर की ग्राउलिंग रुक गई थी। एंडरसन सोच रहे थे कि क्या मेरी पहली गोली सही निशाने पर लग गई, क्या टाइगर मर गया, और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि टाइगर केवल घायल होकर रह गया हो, क्योंकि घायल टाइगर बहुत खतरनाक होता है। अब एंडरसन अभी भी टॉर्च घुमाते जा रहे थे, लेकिन वो चट्टान के ऊपर बैठ चुके थे, अपनी सांसें और अपनी धड़कन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब एंडरसन पुराना घटनाक्रम याद कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि जब मैं दौड़ा, टाइगर जो मुझसे कुछ फीट दूर था, अगर वो मुझे पकड़ लेता या साइड से मेरे सामने आ जाता, या जब मैं चट्टान पर चढ़ गया और मैंने फायर किया,
जो कारतूस मिस फायर हो गया, अगर वो मैगजीन में आगे लगा होता और पहला ही शॉट मिस फायर हो जाता तो मेरा क्या होता। अब जब अपने बारे में सोच लिया तो एंडरसन ने टाइगर के बारे में सोचना शुरू किया कि उसका क्या हुआ होगा। यह बिल्कुल असंभव है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मैंने गोली मारी हो और वो टाइगर को लगी ना हो। फिर इन्होंने याद किया कि मैं भाग क्या रहा था, मेरी सांसें फूल रही थी। जब मैंने गोली चलाई तो मेरी धड़कन तेज थी, बंदूक हिल रही थी। इस बात की संभावना है कि गोली उसके ऊपर से निकल गई हो या कहीं ऐसी जगह लग गई हो जो कि घातक ना हो। अब एंडरसन ने सोचा, रात को तो टाइगर को ढूंढना संभव है नहीं। वैसे भी बंदूक की आवाज से टाइगर डर गया होगा। अगर टाइगर घायल है तो भी अब उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि जब मैं शिवानी पल्ली की तरफ जाऊं तो वो मेरा पीछा करे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चलता हूं शिवानी पल्ली की तरफ। अब ये शिवानी पल्ली चले गए। रास्ते में कुछ भी घटनाक्रम हुआ नहीं। वहां जाके अपने टेंट में सो गए और सोचने लगे कल क्या करना है। तभी जब इन्होंने करवट बदली तो इनके पैंट की जेब में जो ड्राई बिस्किट थे वो चरमराए। तो इन्हें याद आया कि ये तो भूखे हैं। तो ये उठे, चाय बनाने लगे और फिर उन्होंने वो मीट का कैन खोला जिसकी वजह से या जिसके लालच में ये सारा घटनाक्रम हुआ और जिस वजह से वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नहीं रुके थे कि शिवानी पल्ली जाऊंगा और मीट खाऊंगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।